नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। बिहार एसआई की बात करते हैं तो आपका होमवर्क आज का मिला है, यानी ये मंडे का आपका टेस्ट होगा। इसमें आप देखेंगे तो करंट अफेयर में आपका मिला है पेज नंबर 81 से लेकर के 85 तक। क्वेश्चन बैंक की बात करते हैं तो पेज नंबर 191 से लेकर के 200 पेज तक देखना है। ज्योग्राफी की बात करते हैं तो भारत में सिंचाई देखना है। और पॉलिटी की बात करते हैं तो आपका भाग 3 मूल अधिकार देखना है। और हिस्ट्री में देखेंगे तो आपका नेक्स्ट चैप्टर यहाँ पे देखिए राजनीतिक विकास, राजनीतिक चेतना दिया गया है, जो कि चैप्टर हमने खोजा मिला ही नहीं, ठीक है, तो इसको हमने छोड़ दिया है। और स्टैटिक की बात करते हैं तो पेरिस पैरा ओलंपिक देखना है। तो देखिए आपका करंट अफेयर देखेंगे, क्वेश्चन बैंक देखेंगे, जियोग्राफी देखेंगे, पॉलिटी देखेंगे और स्टैटिक जीके देखेंगे। तो ये जो आपका हिस्ट्री का है ये टॉपिक जो है छूट गया है, तो इसको हम छोड़ देंगे। जो मिला है पूरा हम ये टॉपिक जो है वीडियो के माध्यम से आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, तो पूरा वीडियो को देखिएगा, एक एक चीज़ को जो है हमने पूरा कवर किया है। तो चलिए वीडियो को शुरू हम देखेंगे। आपका विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं अंतरिक्ष, ये आपका पेज नंबर देखेंगे तो आपका पेज नंबर 81 से लेकर के जो है हम 85 तक जो है इसको देखेंगे। ये आपका परीक्षा मंथन का करंट अफेयर है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए पहला हमारा जो पॉइंट है बोला कि परम रुद्र है ना, परम रुद्र। भारतीय वैज्ञानिकों ने स्वदेशी तकनीक से परम रुद्र सहित 3 सुपर कंप्यूटरों को बनाया है। इनसे ब्रह्मांड की उत्पत्ति, उसके बाद ब्लैक होल, खगोल विज्ञान और मौसम के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलेगी। भारत की तकनीकी प्रगति में यह मील का जो है पत्थर है। इसने जो है नई तकनीकों का विकास होगा, इससे देखेंगे तो आपका नई तकनीकों का विकास होगा और नवाचार को जो है प्रोत्साहन मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में इन सुपर कंप्यूटरों को देश को समर्पित किया है। परम रुद्र के अलावा अन्य 2 सुपर कंप्यूटर के नाम जो है देखेंगे तो आपका अर्का और अरुणिका रखे गए हैं। विश्व स्तर पर चीन के पास सर्वाधिक सुपर कंप्यूटर हैं। इसके बाद जो है अमेरिका, जापान, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड, आयरलैंड और ब्रिटेन का स्थान आता है। इसको देखते हुए भारत सरकार ने मार्च 2015 में ही 7 वर्षों की अवधि यानी 15 से लेकर के 22 तक के लिए जो है आपका 4500 करोड़ रुपए की अनुमानित जो है लागत से राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन की जो है यानी मिशन की घोषणा किया है। इस मिशन के अंतर्गत देखेंगे तो आपका 70 से अधिक उच्च प्रदर्शन वाले सुपर कंप्यूटरों के माध्यम से एक विशाल सुपर कंप्यूटिंग ग्रिड स्थापित कर देश के यानी देश भर के राष्ट्रीय शैक्षणिक संस्थाओं को सशक्त बनाने की जो है परिकल्पना किया गया है। इस परियोजना का उद्देश्य जो है एक मजबूत भारतीय नेटवर्क स्थापित करना है, जो विश्वसनीय कनेक्टिविटी प्रदान करने में सक्षम होगा। अब देखेंगे हम साल्ट टाइफून। देखिए हाल ही में साल्ट टाइफून नामक चीनी हैकर्स के एक समूह है ना, एक समूह पर अमेरिका की प्रमुख दूरसंचार कंपनियों को हैक करने का जो है संदेह व्यक्त किया गया है। तो साल्ट टाइफून माइक्रोसॉफ्ट साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों के द्वारा एक चीनी समूह को दिया गया एक नाम है, जिस पर जो है प्रमुख प्रणालियों को हैक करने के लिए प्रकृत तकनीकों का उपयोग करने का जो है संदेह है। यह नाम जो है आपका माइक्रोसॉफ्ट के हैकिंग समूहों को मौसम के प्रकारों के आधार पर नाम देने की प्रणाली पर आधारित है। इसके तहत चीन में स्थित हैकर्स के लिए टाइफून, ईरान के हैकर्स को सैंड स्टार्म और रूस द्वारा जो है किए गए हैक ऑपरेशनों को ब्लिजर्ड नाम दिया गया है। इस मामले में साल्ट पद का उपयोग जो है हैकिंग के प्रकार को दर्शाने के लिए जो है किया गया है या फिर किया जाता है। आते हैं शक्ति सैट मिशन। देखिए हाल ही में एरोस्पेस स्टार्टअप स्पेस किड्स इंडिया द्वारा एक वैश्विक मिशन शक्ति सैट जो है लॉन्च किया गया है। और इसका उद्देश्य देखेंगे तो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों पर 108 देशों की लगभग 12,000 बालिकाओं को जो है प्रशिक्षित करना है। इसका लक्ष्य इसरो के चंद्रयान 4 मिशन के तहत एक उपग्रह का प्रक्षेपण करना है, जिससे अंतरिक्ष अन्वेषण में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा मिलेगा। प्रशिक्षण देखिए हाई स्कूल की छात्राओं यानी 14 से 18 वर्ष की आयु के लिए 120 घंटे का जो है ऑनलाइन प्रशिक्षण है। और इसमें देखेंगे तो इन्हें अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, पेलोड विकास एवं अंतरिक्ष यान प्रणालियों के विभिन्न पहलुओं के बारे में जो है सिखाया जाएगा। ऑनलाइन प्रशिक्षण पूरा होने के बाद यह मिशन जो है 108 छात्राओं का चयन करेगा, जिसमें प्रत्येक देश से एक छात्र होंगी। ये अगले वर्ष जून
एवं अगस्त के बीच पेलोड और अंतरिक्ष यान जो कि प्रोटोटाइप के निर्माण में जो है आपका व्यवहारिक प्रशिक्षण के लिए जो है भारत की यात्रा करेगी। शामिल देश की बात करते हैं तो आपका यूके, यूएई, ब्राज़ील, केन्या, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, ग्रीस, श्रीलंका एवं अफगानिस्तान सहित 108 देश इसमें शामिल हैं। महत्व की बात करते हैं तो प्रतिभा को पोषित करना, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना तथा अंतरिक्ष विज्ञान के व्यापक संभावनाओं में रुचि जो है आपका जागृत करना है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे आपका MACE वेधशाला। देखिए अक्टूबर 2024 में परमाणु ऊर्जा विभाग ने लद्दाख के हानले में मेजर है ना हानले में मेजर एटमॉस्फेयरिंग चेरेनको एक्सपेरिमेंट वेधशाला का उद्घाटन किया है। मैक देखेंगे तो आपका विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित तथा एशिया का सबसे बड़ा जो है आपका इमेजिंग चेरेनको टेलीस्कोप है। इस टेलीस्कोप का निर्माण जो है भाभा परमाणु अनुसंधान संस्थान ने इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और अन्य भारतीय उद्योग भागीदारों के सहयोग से स्वदेशी रूप से किया है। MACE वेधशाला भारत को वैश्विक स्तर पर कॉस्मिक रे अनुसंधान में एक अग्रणी देश बनने में जो है सहायक होगी। आते हैं लाइट फाइडेलिटी। देखिए प्रौद्योगिकी के निरंतर विकसित होते क्षेत्र में विभिन्न नवाचारी तकनीकें विकसित हुई हैं। ऐसी ही एक नवाचारी तकनीक लाइट फाइडेलिटी है ना, फाइडेलिटी या लाइफ-हाई का आविष्कार है जो संचार क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। यह एक जो है आपका वायरलेस संचार तकनीक है जो डाटा संचालित करने के लिए भारत का उपयोग करती है। लाइफ-हाई को सर्वप्रथम वर्ष 2011 में एडिनबर्ग विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हेराल्डास ने पेश किया था। अगला कि साइबर गुलामी। देखिए साइबर गुलामी शोषण एक आधुनिक रूप है जिसमें व्यक्तियों को अवैध रूप से बंधक बनाकर साइबर धोखाधड़ी में शामिल होने के लिए मजबूत किया जाता है या फिर मजबूत जो है किया जाता है। इसके तहत देखेंगे तो व्यक्तियों को उच्च वेतन वाले उसके बाद डाटा एंट्री पदों को हासिल करने का लालच देकर दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में ले जाया जाता है जहां उनसे जबरन साइबर धोखाधड़ी जो है करवाई जाती है। इसमें देखिए हिंसा की धमकी देकर जो है आपका क्रिप्टो करेंसी ऐप या फिर धोखाधड़ी वाली निवेश योजनाओं में निवेश हेतु लोगों को जो है राजी करने के लिए जो है आपका मजबूत करना शामिल है। अगला हमारा है बोला कि न्यूरोफार्मिक कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी। हाल ही में भारतीय विज्ञान संस्थान के वैज्ञानिकों ने मस्तिष्क प्रेरित एनालॉग कंप्यूटिंग तकनीक ब्रेन ऑन ए चिप विकसित किया है। यह एक जो है आपका आणविक फिल्म के भीतर जो है 16,500 चालकता आवश्यकताओं में डाटा संग्रहित एवं संसाधित करने में सक्षम है। ब्रेन ऑन ए चिप तकनीक न्यूरोफार्मिक या फिर मस्तिष्क प्रेरित एनालॉग कंप्यूटिंग के क्षेत्र से संबंधित है जो मानव मस्तिष्क की कार्यप्रणाली के समान डाटा को संग्रहित एवं संसाधित करती है। अगला है कि न्यूरोफार्मिक कंप्यूटिंग के बारे में। देखिए न्यूरोफार्मिक कंप्यूटिंग को न्यूरोफार्मिक इंजीनियरिंग के नाम से भी जाना जाता है। कंप्यूटिंग की यह प्रणाली मानव मस्तिष्क के काम करने के तरीके की नकल करता है। इसके अंतर्गत हार्डवेयर व सॉफ्टवेयर डिजाइन करना जो है आपका शामिल है जो सूचना को संग्रहित एवं संसाधित करने के लिए मस्तिष्क की तंत्रिका तंत्र जो है सिनेप्टिक संरचनाओं और कार्यों का अनुकरण जो है करता है। अब आते हैं डिजिटल भुगतान क्रांति। देखिए डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला UPI की लोकप्रियता देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी लगातार बढ़ रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में बैंक ऑफ महाराष्ट्र के 90वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में कहा कि दुनिया भर में रियल टाइम पर होने वाली सभी डिजिटल भुगतानों में 45% जो है आपका भारत में होते हैं। मुख्य बिंदु की बात करते हैं तो वर्ष 2023 के वित्तीय वर्ष के दौरान संपूर्ण भारत में 100 बिलियन से अधिक जो है डिजिटल लेन देन हुए हैं। भारत में सभी डिजिटल भुगतानों में UPI लेन देन का हिस्सा जो है 80% है। वर्ष 2012-13 में 162 करोड़ डिजिटल पेमेंट हुए थे जबकि वर्ष 2023-24 में फरवरी माह तक यह संख्या जो 14,726 करोड़ हो गया है। वर्ष 2022 में तत्काल डिजिटल लेन देन का मूल्य जो है संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस के संयुक्त लेन देन से 4 गुना जो है अधिक था। डिजिटल पेमेंट की बात करते हैं तो डिजिटल
भुगतान प्रणाली, जिसे इलेक्ट्रॉनिक भुगतान के रूप में भी जाना जाता है, मोबाइल फ़ोन, पीओएस टर्मिनल या फिर कंप्यूटर जैसे डिजिटल उपकरणों के माध्यम से एक खाते से दूसरे खाते में धन के हस्तांतरण जो है आपका संदर्भित करता है। अगला है डिजिटल पेमेंट के घटक। देखिए JAM ट्रिनिटी मोबाइल वर्ष 2016 के बाद डेटा लागत में उल्लेखनीय गिरावट के कारण जो है मोबाइल फ़ोन की पहुंच जो है बढ़ गई है। और यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआई की बात कर लेते हैं। देखिए नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा वर्ष 2016 में 21 सदस्यीय बैंकों के साथ लॉन्च किया गया यूपीआई एक सार्वजनिक निजी साझेदारी है जो बैंक खाते से जुड़े सीधे भुगतान के लिए एक इंटर ऑपरेबल प्लेटफार्म जो है प्रदान करता है। तत्काल भुगतान सेवा यूपीआई का एक उन्नत संस्करण है जो कई बैंकिंग सुविधाओं, निर्बाध फंड रूटिंग और व्यापारी भुगतानों को मिलाकर एक ही मोबाइल एप्लीकेशन यानी किसी भी भाग लेने वाले बैंक के कई बैंक जो है खातों का प्रबंधन करता है। आते हैं डिजिटल भुगतान का महत्व। देखिए उद्यमिता को प्रोत्साहन देखेंगे। डिजिटल अवसंरचना नवाचार के लिए एक आधार के रूप में कार्य करता है जिससे उद्यमियों को कम लागत पर नवाचार करने की सुविधा जो है मिलती है। व्यवहारिक बदलाव। देखिए अधिक से अधिक लोग जो है नकदी संचालित अर्थव्यवस्था से डिजिटल लेन देन की ओर संक्रमण कर रहे हैं जो लोग के व्यवहार में आए महत्वपूर्ण परिवर्तन को दर्शाता है। नकदी है ना, नकदी पर निर्भरता में कमी। देखिए नकदी रहित अर्थव्यवस्था को अपनाने से पारदर्शिता को बढ़ावा मिलता है और अवैध धन के संचरण की रोकथाम होती है। संवर्धित कर आय। देखिए डिजिटल लेन देन में वृद्धि से आय की अधिक कुशल ट्रैकिंग की सुविधा मिलती है और कर संग्रहण है ना, कर संग्रह प्रयासों को बढ़ावा मिलता है। सुविधाओं में वृद्धि। देखिए डिजिटल भुगतान ने व्यक्तियों के लिए दैनिक जीवन को अधिक जो है सुविधाजनक बना दिया है। वित्तीय समावेशन। देखिए इसने उन लाखों भारतीयों तक क्रेडिट और बचत सहित बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच का विस्तार किया है जिनके पास पहले से बैंक सुविधा जो है नहीं थी। अंतिम मील तक पहुंच। देखिए डिजिटल भुगतान ने व्यापक भागीदारी सुनिश्चित करते हुए सरकारी कार्यक्रमों और कर संग्रह की पहुंच जो है बढ़ा दी गई है। साइबर है ना, साइबर सुरक्षा संबंधित चिंताएं। डिजिटल लेन देन में वृद्धि के साथ डेटा उल्लंघन, पहचान की चोरी और वित्तीय धोखाधड़ी जैसे साइबर सुरक्षा खतरे अधिक प्रचलित हुए हैं जो व्यक्तियों तथा व्यवसायों के लिए जोखिम की स्थिति जो है उत्पन्न कर रहे हैं। गोपनीयता संबंधित मुद्दे। देखिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और डिजिटल सेवाओं के प्रसार के साथ व्यापक मात्रा में उपयोगकर्ता की जानकारी एकत्र होती है जिससे डिजिटल क्षेत्र में व्यक्तिगत डेटा की गोपनीयता तथा सुरक्षा के संबंध में चिंताएं जो है उत्पन्न होती हैं। अगला हमारा के समुदायों के बीच डिजिटल अंतराल। देखिए डिजिटल अवसंरचना शिक्षा और आर्थिक अवसरों तक असमान पहुंच शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों के साथ साथ विभिन्न सामाजिक आर्थिक समूहों के बीच डिजिटल अंतराल को बढ़ाती है। देखिए डिजिटल अवसंरचना महत्वपूर्ण सुधारों के बावजूद निर्बाध इंटरनेट कनेक्टिविटी और विद्युत तक पहुंच के संबंध में विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में असमानता बनी हुई है जिससे डिजिटल प्रौद्योगिकियों को अपनाने में बाधा का जो है सामना करना पड़ रहा है। डिजिटल साक्षरता देश के एक बड़े हिस्से में बुनियादी डिजिटल साक्षरता कौशल का अभाव है जिससे डिजिटल उपकरणों का प्रभावी ढंग से और सुरक्षित रूप से उपयोग करने की उनकी क्षमता जो है सीमित हो जाती है। जापान में लॉन्च हुआ दुनिया का पहला 6G डिवाइस। देखिए 20 मई 2024 को एक जापानी कंसोर्टियम ने दुनिया के पहले हाई स्पीड 6G डिवाइस के प्रोटोटाइप का अनावरण किया है जो बिजली की गति पर डेटा ट्रांसफर दरों का जो है वादा करता है। ऐसी दुनिया में जहां गति और कनेक्टिविटी सर्वोच्च शासन करती हैं, अगली पीढ़ी की वायरलेस तकनीक की दौड़ एक नए मील के पत्थर पर पहुंच गई है। यह अभूतपूर्व नवाचार पहले अकल्पनीय संभावनाओं के दायरे का जो है द्वार खोलता है। इस 6G डिवाइस में 100 गीगाबिट प्रति सेकंड की डेटा ट्रांसमिशन दर है जो वर्तमान 5G तकनीक की क्षमताओं से 20 गुना अधिक है। यह प्रोटोटाइप इंडोर में 100 गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी और आउटडोर में 300 गीगाहर्ट्ज
बैंड का उपयोग करके अभूतपूर्व कनेक्टिविटी गति की संभावनाओं को जो है प्रदर्शित करता है। भारत के परमाणु परीक्षण के 50 वर्ष, देखिए 50 वर्ष पूर्व है ना, 50 वर्ष पूर्व भारत ने 18 मई 1974 में राजस्थान के पोखरण में साइक्लिंग बुद्धा नामक ऑपरेशन के तहत अपना पहला परमाणु परीक्षण जो है किया था। साइक्लिंग बुद्धा इस ऑपरेशन का जो है कूट नाम था। अगला है एक सेकेंड, यहाँ पे देखिए हमने थोड़ा गलत पढ़ा है, स्माइलिंग लिखा गया है, ठीक है, स्माइलिंग बुद्धा, ठीक है, थोड़ा सा पढ़ने में दिक्कत हुआ है, बाकी आगे सब ठीक है। देखिए स्माइलिंग बुद्धा यानी पोखरण 1 भारत द्वारा किए गए प्रथम सफल परमाणु परीक्षण का कूट नाम है। यह संयुक्त राष्ट्र के 5 अस्थायी सदस्यों के अतिरिक्त किसी अन्य देश भारत द्वारा किया गया परमाणु हथियारों का पहला परीक्षण था। भारत के परमाणु परीक्षणों की श्रृंखला में दूसरा परीक्षण मई 1998 में पोखरण से ही जो है किया गया था। वर्ष 1998 में 11 मई को 3 भूमिगत परमाणु परीक्षण एवं 13 मई को 2 परीक्षण किए गए। इसका कूट नाम देखेंगे तो आपका ऑपरेशन शक्ति था। क्या था? ऑपरेशन शक्ति। आगे आपका है कि भारत का पहला एआई शिक्षक IRIS, देखिए मार्च 2024 में केरल के तिरुवनंतपुरम में एक स्कूल ने भारत के पहले जनरेटिव आर्टिफिशियल यानी AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिक्षक रोबोट आइरिस का जो है अनावरण किया है, और जो शिक्षा में एक अभूतपूर्व जो है शुरुआत है। अगला है कि मेकर लैब्स एडुटेक के सहयोग से विकसित आइरिस का लक्ष्य छात्रों के लिए व्यक्तिगत सीखने के अनुभवों के माध्यम से पारंपरिक शिक्षण विधियों को जो है परिवर्तन करना है। वॉइस है ना, वॉइस असिस्टेंट और चैट GPT से लैस यह छात्रों को इंटरैक्टिव शिक्षण गतिविधियों में जो है आपका संलग्न करना है। यह 3 भाषाओं को बोलने में सक्षम है। जनरेटिव AI गहन शिक्षण मॉडलों को संदर्भित करता है जो उस डेटा के आधार पर उच्च गुणवत्ता वाले पाठ, चित्र एवं अन्य सामग्री उत्पन्न कर सकते हैं जिस पर उन्हें जो है प्रशिक्षित किया गया था। अगला है काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र में 2 नए रिएक्टर का जो है उद्घाटन। 22 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात के तापी जिले के काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र में 2 नए स्वदेशी रूप से विकसित रिएक्टरों को जो है देश को समर्पित किया है। काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र में 2 नए रिएक्टर या आपका यूनिट 3 और यूनिट 4 की क्षमता जो है आपका 700 से लेकर के 700 मेगावाट है। 2 नए संयंत्रों में एक पहले से ही चालू है। इस परमाणु ऊर्जा स्टेशन में पहले से ही 220 मेगावाट 2 परिचालन जो है रिएक्टर यूनिट 1 और 2 जो है कार्यरत हैं। इसमें देखेंगे तो आपका यूरेनियम का उपयोग जो है विभिन्न प्रक्रियाओं के माध्यम से बिजली उत्पादन के लिए जो है ईंधन के रूप में जो है किया जाता है। यूनिट 3 और 4 में 2 नए प्लांट 100% जो है स्वदेशी हैं। एक बार जब दोनों बिजली संयंत्र चालू हो जाएंगे तो बिजली संयंत्र है ना, तो बिजली संयंत्र की कुल बिजली उत्पादन क्षमता जो है आपका 1440 मेगावाट तक जो है बढ़ जाएगी। दिल्ली में टिश्यू कल्चर और लैब की स्थापना। देखिए वन और वन्यजीव विभाग दिल्ली के संकटग्रस्त या दुर्लभ देसी प्रजाति के वृक्षों की सैपलिंग के लिए टिश्यू कल्चर लैब स्थापित कर रहा है। यह टिश्यू कल्चर लैब असोला भट्टी वन्यजीव अभ्यारण्य में स्थापित किया जाएगा। इसका उद्देश्य देखेंगे तो आपका नियंत्रित वातावरण में लुप्तप्राप्त दिल्ली के पेड़ों को उगाने में मदद करना और ऐसे पौधों को पुनर्जीवित करना है जिनके बीज बड़ी मात्रा में उपलब्ध नहीं है। इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन। देखिए 7 मार्च 2024 को भारत सरकार ने इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन को जो है मंजूरी प्रदान किया है। यह मिशन जो है सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में रणनीतिक कार्यक्रमों और साझेदारी के जरिए AI नवाचार को उत्प्रेरित करने वाला एक बड़ा जो है आपका इकोसिस्टम स्थापित करेगा। इसके माध्यम से कंप्यूटिंग तक पहुंच के लोकतंत्रीकरण, डेटा गुणवत्ता में सुधार, स्वदेशी AI क्षमताओं का जो है विकास करना है। हाई अल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट व्हीकल। देखिए फरवरी 2024 में बेंगलुरु स्थित नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज द्वारा नई पीढ़ी के आभासी मानव रहित हवाई वाहन के एक प्रोटोटाइप हैप्स का जो है सफल परीक्षण किया गया है। यह सामान्य UAV से अलग है। पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित यह UAV महीनों तक हवा में रह सकता है। यह ज़मीन से लगभग जो है 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक जो है उड़ान भर सकता है। यह वर्ग के UAV को जो है हैप्स या
उच्च ऊंचाई वाले आभासी उपग्रह वाहन या फिर हेल्स यानी हेल जो है कहा जाता है। अब यहाँ पे देखेंगे तो अंतरिक्ष के बारे में कुछ दिया गया है जो कि इसको हम देख लेते हैं। देखिए प्रोबा 3 मिशन की बात करते हैं। दिसंबर 2024 में प्रोबा 3 मिशन को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसरो के ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान द्वारा जो है प्रक्षेपित किया गया है। विदित हो कि दुनिया में पहली बार प्रोबा 3 मिशन में 2 कृत्रिम उपग्रह समानांतर उपग्रह युग्म संरचना में होंगे। इसका उद्देश्य कोरोना का अध्ययन करना है जो सूर्य की सतह से भी अधिक गर्म है यहाँ यानी तथा सौर वायु अन्वेषण करना है जो सूर्य से निकलने वाले आवेशित कणों की एक धारा है। प्रोबा 3 मिशन के बारे में देखेंगे तो देखिए निर्माण एवं डिजाइन यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा कार्य सूर्य के वायुमंडल की बाहरी परत अर्थात कोरोना का अध्ययन करना है। शामिल उपग्रह की बात करते हैं तो इस मिशन के तहत 2 कृत्रिम उपग्रहों का एक साथ प्रक्षेपण। भारत के आदित्य L1 मिशन में कोरोनाग्राफ एवं आकुल्टर दोनों उपकरण एक ही कृत्रिम उपग्रह में शामिल थे, जबकि इस मिशन में दोनों उपकरणों के लिए जो है अलग अलग कृत्रिम जो है उपग्रह होगा। अगला कि प्रक्षेपण कक्ष। देखिए इसरो द्वारा दोनों उपग्रहों को 600 गुणे 6530 किलोमीटर की अत्यधिक दीर्घवृत्ताकार कक्षा में एक साथ प्रक्षेपण। बाद में दोनों कृत्रिम उपग्रहों को समानांतर कक्षा में स्थापित किया जाएगा। चलिए आगे देखेंगे। अगला ये आपका आखिरी पेज है। देखिए ये कृत्रिम उपग्रह एक दूसरे से लगभग 150 मीटर की दूरी पर समानांतर गति करेंगे और प्रतिदिन 6 घंटे तक एक ही दिशा में उड़ेंगे। इस सापेक्ष स्थिति को बनाए रखने के लिए एक कृत्रिम उपग्रह से दूसरे कृत्रिम उपग्रह पर लगे रिफ्लेक्टर पर लेजर प्रकाश का जो है उपयोग किया जाएगा। इसके बाद सामान्य परिचालन में एक विशाल सौर कोरोनाग्राफ का उपयोग करते हुए उड़ान संचालन एवं वैज्ञानिक अवलोकन दोनों शामिल होंगे, जो सूर्य के कोरोना या फिर आसपास के वातावरण के निरंतर दृश्य प्राप्त करने के लिए सौर डिस्क से आने वाले प्रकाश को रोक देगा। अब आते हैं GSAT-N2 सैटेलाइट। देखिए 19 नवंबर 2024 को एलन मस्क के स्वामित्व वाली स्पेस एक्स कंपनी के फाल्कन 9 रॉकेट ने फ्लोरिडा के कैप केनावेरल से भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के GSAT-N2 सैटेलाइट यानी कृत्रिम उपग्रह को सफलतापूर्वक जो है प्रक्षेपित किया है। GSAT-N2 के बारे में क्या है देखेंगे। देखिए क्या है तो ये संचार सैटेलाइट, इसे जो है GSAT-20 भी कहा जाता है। और निर्माण की बात करते हैं तो इसरो के सैटेलाइट सेंटर तथा लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम सेंटर द्वारा विकसित है। उद्देश्य की बात करते हैं तो भारत की बढ़ती कनेक्टिविटी आवश्यकताओं की पूर्ति। जीवन काल की बात करते हैं 14 वर्ष। वजन की बात करते हैं 4700 किलोग्राम हो जाएगा। और स्थिति की बात करते हैं तो भू स्थिर कक्षा 35,786 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। और उच्च डाटा क्षमता की बात करते हैं 32 उपयोगकर्ता बिम्स पर 48 Gbps की थ्रूपुट यानी किसी प्रणाली या प्रक्रिया से गुजरने वाली सामग्री या वस्तुओं की मात्रा के साथ यह सैटेलाइट मजबूत ब्रॉडबैंड कवरेज सुनिश्चित करता है, जो अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप द्वीप समूह जैसे दूर दराज के क्षेत्रों तक विस्तारित सेवा जो है प्रदान करेगा। नोट की बात करते हैं, यह पहला अवसर है जब इसरो द्वारा निर्मित कोई सैटेलाइट स्पेस एक्स द्वारा जो है लॉन्च किया गया है। इसरो एवं स्पेस एक्स के बीच यह प्रक्षेपण सहयोग का उद्देश्य भारत में दूर दराज के क्षेत्रों के साथ साथ इन फ्लाइट कनेक्टिविटी सहित इंटरनेट सेवाओं को बढ़ाना है। अब आते हैं यहाँ पे देखिए इसरो के प्रमुख आगामी मिशन देखना है, जो कि आखिरी ही पेज है। चलिए इसको हम देख लेते हैं। थोड़ा सा आप क्वालिटी बढ़ाइएगा क्योंकि छोटा छोटा लिखा गया है। देखिए इसरो अभी जिन परियोजनाओं पर काम कर रहा है उनसे भारत की दुनिया में धाक बढ़ेगी। इसरो नासा और फ्रांस के साथ भी कुछ परियोजनाओं पर मिलकर काम कर रहा है। उनकी जो है आपका 2030 तक अपना अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने की योजना भी है। इन प्रयासों से भारत अंतरिक्ष शोध में अग्रणी और आत्मनिर्भर राष्ट्र के रूप में स्थापित हो सकेगा। आइए जानते हैं कौन कौन योजना जो है काम हो रहा है। जैसे गगनयान 1 की बात करते हैं तो यह भारत का पहला मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन है, जिसका प्रक्षेपण इस वर्ष के अंत तक किया जाएगा। इसके बाद गगनयान 2 और गगनयान 3 प्रक्षेपण किया जाएगा। पहले मिशन में व्योममित्र रोबोट को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। फिर 3 दिवसीय मिशन के तहत 3 सदस्यीय दल को 400
मीटर की कक्षा में भेजा जाएगा। सब कुछ ठीक रहा तो भविष्य में लोग जो है अंतरिक्ष यात्रा जो है कर सकेंगे। अब आते हैं शुक्रयान-1। देखिए यह जो है आपका ऑर्बिटर मिशन है जो शुक्र ग्रह का अध्ययन करेगा। इसे इसी वर्ष है ना, इसे इसी वर्ष जो है प्रक्षेपित करने की योजना है। इससे देखेंगे तो यानी इसमें जो है पेलोड एवं उच्च रिजोल्यूशन सिंथेटिक एपर्चर रडार और एक ग्राउंड पेनेट्रेटिक है ना पेनेटेंटिंग रडार लगा होगा। पेलोड SAR शुक्र के चारों ओर बादलों के कारण जो है कम दृश्यता के बावजूद हर मौसम में उसके सतह का जो है निरीक्षण करेगा। यानी वही रडार शुक्र ग्रह की भूवैज्ञानिक ज्वालामुखीय गतिविधि, सतह पर उत्सर्जन, हवा की गति, बादलों और दूसरे ग्रहों का अध्ययन भी करेगा। आते हैं एक्सपोसैट। देखिए एक्स रे पोलारीमीटर सैटेलाइट भी प्रक्षेपण के लिए तैयार है। यह भारत का पहला समर्पित ध्रुवणमापी अभियान है जो विषम परिस्थिति में चमकीले खगोलीय एक्सरे स्रोतों के रहस्यों को खोलेगा। इसमें देखेंगे तो ब्लैक होल, न्यूट्रॉन सितारों, सक्रिय गैलेक्टिको, नाभिक और पल्सर पवन निहारिकाओं से मिले संकेतों का जो है अध्ययन किया जाएगा। इसमें वैज्ञानिकों को अंतरिक्ष के रहस्यमय संकेतों के बारे में स्पष्ट उत्तर मिलने की उम्मीद है। इस मिशन का कार्यकाल देखेंगे तो आपका 5 वर्ष होगा। ठीक है, अगला हमारा है कि NISA और निसार। यह इसरो और नासा का साझा वेधशाला मिशन है। दोनों ने इस उपग्रह की परिकल्पना जो है 2014 में किया था। यह भूपटल की छोटी छोटी हलचलों से लेकर ज्वालामुखी विस्फोट तक होने वाले बदलावों का अध्ययन करेगा। निसार प्रत्येक 12 दिन में वैश्विक स्तर पर भूमि और बर्फ से ढकी सतहों का नियमित निरीक्षण करेगा। इसके लिए नासा 3 वर्ष और इसरो 5 वर्ष तक जो है अपने पिलोट का जो है उपयोग करेगा। आते हैं मंगलयान-2 पे। पहले मार्स ऑर्बिट यानी मंगलयान का ग्राउंड स्टेशन से संपर्क टूटने के बाद मार्स ऑर्बिट 2 है ना ऑर्बिटर 2 की योजना जो है बनाई गई है। प्रक्षेपण के बाद 8 वर्ष तक मंगल की कक्षा में चक्कर लगा रहे मंगलयान का ईंधन और बैटरी खत्म हो गई थी। मंगलयान-2 का उद्देश्य ऑर्बिटर को मंगल की ग्रह निकटवर्ती कक्षा में स्थापित करने का है। इसके लिए इसरो एरो ब्रेकिंग तकनीक का प्रयोग करेगा। इस मिशन में लैंडर भी भेजा जाएगा। इसका प्रक्षेपण जो है फ्रांस की मदद से किया गया है। नोट की बात करते हैं तो इसरो द्वारा और फ्रांस के साथ भी कुछ परियोजनाओं पर मिलकर काम कर रहा है। उसकी 2030 तक अपना अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने की योजना भी है। इन प्रयासों से भारत अंतरिक्ष शोध में अग्रणी और आत्मनिर्भर राष्ट्र के रूप में जो है आपका समर्पित हो सकेगा। तो ये आपका समाप्त होता है। अब आगे देखेंगे जब आपका अगला होमवर्क मिलेगा। तो चलिए आगे हम अपना अगला जो है सब्जेक्ट देखते हैं दोस्तों। उसके बाद देखेंगे तो आपका जियोग्राफी का है, भारत का सिंचाई देखना है। तो देखिए ये इसमें हम नोट्स में देखेंगे आपका रोशन सर के द्वारा। इसमें देखेंगे तो आपका बहुत ही कम ही टॉपिक दिया गया है, पता नहीं क्यों, हो सकता है छूट गया होगा। लेकिन यहाँ पे देखिए 74 आपका पेज नंबर है। उसके बाद देखेंगे तो ये आपका 75 नंबर है। फिर आपका MCQ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है 76 नंबर। तो लग रहा है इतना ही आपका जो भी कंटेंट है हम इसको देख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको भी हम अच्छे से देखेंगे। देखिए बोला कि सिंचाई जो भी आपका इम्पोर्टेंट होगा वही दिया है इसमें। ठीक है, सिंचाई की बात करते हैं तो कृत्रिम तरीका से फसलों को नहर, नलकूप या अन्य माध्यमों से जल पहुंचाना ही सिंचाई कहलाता है। भारत में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन की बात करते हैं तो कुआं एवं नलकूप है। वही सिंचाई का दूसरा प्रमुख साधन नहर है। वही दक्षिण भारत में सिंचाई का जो सबसे प्रमुख साधन जो है आपका तालाब है। दक्षिण भारत में तालाब से सबसे ज़्यादा जो है खेती और तमिलनाडु राज्य में जो है किया जाता है। भारत यानी उत्तर भारत नलकूप से। भारत सरकार ने जल संरक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत की प्रथम राष्ट्रीय जल नीति की घोषणा 1987 में किया है। इस जल नीति में पहली बार जो है संशोधन 2002 में तथा दूसरी बार जो है आपका संशोधन 2012 में किया गया था। राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का जो गठन है 1983 में किया गया था और इस संगठन के पदेन जो अध्यक्ष होते हैं वो आपके प्रधानमंत्री होते हैं। भारत में सिंचाई जो परियोजना है 3 वर्गों में विभाजित किया है, जैसे आपका वृहद या फिर वृहत्तम सिंचाई परियोजना। देखिए वैसी सिंचाई परियोजना जिनमें 10,000 हेक्टेयर से अधिक कृषि योग्य भूमि शामिल हो उसके जो है वृहत सिंचाई परियोजना कहलाता है। इसके अंतर्गत देखेंगे तो आपका बहुउद्देशीय परियोजना को जो है रखा गया है। मध्यम सिंचाई परियोजना, देखिए वैसी सिंचाई परियोजना जिसके अंतर्गत 2,000 हेक्टेयर से 10,000 हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि शामिल हो, माध्यम सिंचाई परियोजना कहलाता है।
इसके अंतर्गत देखेंगे तो नहर को जो है रखा गया है, जैसे लघु सिंचाई परियोजना। वैसे सिंचाई परियोजना जिसके अंतर्गत जो है देखेंगे आपका 2000 हेक्टेयर से कम कृषि योग्य भूमि शामिल हो, लघु सिंचाई परियोजना कहलाता है। इसके अंतर्गत देखेंगे तो कुआं, नलकूप, तालाब आदि जो है आते हैं। नोट देखिए, भारत में सबसे अधिक सिंचाई जो आपका लघु सिंचाई परियोजना 63% के तहत जो है किया गया है। सेकंड की बात करते हैं तो विश्व में सबसे ज़्यादा जो आपका सिंचित भूमि चीन में है, वही भारत का स्थान दूसरा है। ड्रिप सिंचाई की बात करते हैं, सिंचाई की वैसी तकनीक जिसमें पौधे के जड़ में बूंद बूंद पानी टपक कर सिंचाई किया जाता है, उसे ही ड्रिप सिंचाई कहते हैं। देखिए, ड्रिप सिंचाई का जो जन्मदाता है आपका इजराइल देश हो जाएगा। फर्टिगेशन है ना, फर्टिगेशन सिंचाई की बात करते हैं तो सिंचाई की वैसी तकनीक जिसमें जल के साथ घुलनशील उर्वरक भी पौधे तक पहुंचा जाता है, उसे जो है उसे ही जो है आपका फर्टिगेशन सिंचाई कहते हैं। इस सिंचाई का जन्मदाता देखेंगे तो देश आपका जो है इजराइल को माना जाता है। तो यही आपका इतना टॉपिक है। तो चलिए आगे हम अपना टॉपिक देखते हैं। दोस्तों, ये आपका पॉलिटी का होने वाला है वीडियो, और इसमें देखेंगे तो आपका मौलिक अधिकार का हमारा जो है चैप्टर मिला है पढ़ने के लिए। तो आपको पता है मौलिक अधिकार देखेंगे तो यानी आपका भाग 3 में है, 12 से लेकर के 35 तक ये आपका अनुच्छेद में है, और ये आपका अमेरिका से लिया गया है। तो देखिए, ये आपका हम जो है लुसेंट बुक से जो है ये टॉपिक क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ेंगे। जैसे भाग 3 को भारत का जो है अधिकार पत्र यानी मैग्ना कार्टा जो है कहा जाता है, और इसे जो है मूल अधिकार को जो है यानी मूल अधिकारों जो जन्मदाता की बात करते हैं तो मूल अधिकारों को जो है जन्मदाता भी कहते हैं। देखिए, मौलिक अधिकारों में संशोधन हो सकता है एवं राष्ट्रीय आपात के दौरान देखेंगे तो अनुच्छेद 352 जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को छोड़कर अन्य मौलिक अधिकारों को जो है स्थगित किया जा सकता है। देखिए, मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44वां जो आपका संविधान संशोधन हुआ था 1976 के दौरान देखेंगे तो संपत्ति का अधिकार यानी अनुच्छेद 31 एवं 19 का क को मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर जो है इसे संविधान के अनुच्छेद 300 क के यानी 301 के अंतर्गत जो है कानूनी अधिकार के रूप में जो है रखा गया है। नोट 1931 में कराची अधिवेशन अध्यक्षता जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने में देखेंगे तो कांग्रेस ने घोषणा पत्र में मूल अधिकार की मांग किया था, और मूल अधिकारों का जो प्रारूप है जवाहरलाल नेहरू ने बनाया था। अब यहाँ पे देखिए कुछ मौलिक अधिकार दिया गया, जैसे आपका समता एवं समानता का अधिकार की बात करते हैं अनुच्छेद 14 से 18 हो जाएगा। कलर चेंज करते ताकि आपको थोड़ा सा हाईलाइट दिखे। और स्वतंत्रता का अधिकार की बात करते हैं अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 हो जाएगा। शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात करते हैं तो अनुच्छेद 23 से लेकर के 24 हो जाएगा। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार की बात करते हैं तो अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 हो जाएगा। संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकार की बात करते हैं अनुच्छेद 29 से लेकर के 30 हो जाएगा। संवैधानिक उपचारों का अधिकार की बात करते हैं तो अनुच्छेद आपका 32 हो जाएगा। देखिए, समता या समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता, इसका अर्थ यह है कि सभी राज्य व्यक्तियों के लिए एक समान कानून बनाएगा तथा उन पर जो है एक समान लागू करेगा। अनुच्छेद 15 देखिए, धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। राज्य के द्वारा धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग एवं जन्म स्थान पर आदि के आधार पर नागरिकों के प्रति जीवन के किसी भी क्षेत्र में जो है भेदभाव नहीं किया जाएगा। और अनुच्छेद 16 की बात करते हैं तो लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। देखिए, राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों पर यानी विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी। अपवाद की बात करते हैं तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग। उनसे 17 की बात करते हैं तो अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता के उन्मूलन के लिए इसे जो है दंडनीय अपराध जो है घोषित किया गया है। अनुच्छेद 18 की बात करते हैं तो उपाधियों का अंत। देखिए, सेना या विधि संबंधित सम्मान के सिवाय अन्य कोई भी उपाधि राज्य द्वारा जो है प्रदान नहीं किया जाएगा। भारत का कोई नागरिक किसी अन्य देश से बिना राष्ट्रपति की आज्ञा के कोई जो है उपाधि जो है स्वीकार नहीं कर सकता है। अगला है नोट। देखिए, भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री एवं सेना द्वारा परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र आदि पुरस्कार जो है अनुच्छेद 18 के द्वारा ही या फिर 18 के तहत ही जो है दिया जाता है। स्वतंत्रता का अधिकार देखेंगे तो अनुच्छेद 19 देखिए, मूल संविधान में 7 तरह की स्वतंत्रता का उल्लेख है, अब सिर्फ 6 है। अनुच्छेद 19 का F संपत्ति का अधिकार 44वां संविधान संशोधन 1978 में जो आपका हटा दिया गया है। देखिए, थोड़ा सा देखिए क्वालिटी डाउन है क्योंकि मोबाइल से लिया गया है इमेज, तो थोड़ा सा डाउन है।
अब देखिए अनुच्छेद यहाँ पे देखिए 6 तरह की स्वतंत्रता का अधिकार है। अनुच्छेद 19 का एक ही बात करते हैं तो बोलने की स्वतंत्रता। यहाँ से देखिए आपका एडिटोरिया से देखेंगे तो आपका ये प्रश्न जो है पूछा गया था। देखिए यहीं से आपका एक प्रश्न पूछा गया था, जो आपका एडिटोरिया का नया किताब निकाला गया है प्रैक्टिस वर्क बुक। तो ये इंपॉर्टेंट है कौन से, देखिए क्योंकि सब आपका 19 से ABCDEF इस तरीके से आपका दिया गया है, तो ये जरूरी है। जैसे अनुच्छेद 19 का बी की बात करते हैं, अनुच्छेद 19 का क्लाउज बी, तो शांतिपूर्वक बिना हथियारों के एकत्रित होने और सभा करने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 19 का सी की बात करते हैं, संविधान की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 19 का डी, देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 19 का ई की बात करते हैं तो देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता है, अपवाद जम्मू कश्मीर। अनुच्छेद 19 का जी की बात करते हैं तो कोई भी व्यापार एवं जीविका चलाने की स्वतंत्रता। नोट देखिए प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन की बात करते हैं अनुच्छेद 19 का ए में ही है, ठीक है। और ये आप देखेंगे तो जो अपवाद में दिया गया है जम्मू कश्मीर, ये आपका ओल्ड बुक है, तो आप अपवाद इसको हटा सकते हैं क्योंकि अभी आपका जो है राज्य में आ गया है। अगला हमारा है तो अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। देखिए इसके तहत 3 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन है। किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए सिर्फ एक बार सजा मिलेगी। अपराध करने के समय जो कानून है उसी के तहत जो है सजा मिलेगी, ना कि पहले और बाद में बनने वाले कानून के तहत। किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध जो है न्यायालय में गवाही देने के लिए जो है बाध्य नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 21 की बात करते हैं तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है। आपको पता है किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। नोट की बात करते हैं तो अनुच्छेद 21 के तहत प्रत्येक सरकार का दायित्व बनता है कि अपने नागरिकों को स्वस्थ एवं स्वच्छ पर्यावरण उपलब्ध कराएं। इसके लिए भारत सरकार ने संसद से राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 जो है पारित कराया। अक्टूबर 2010 में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना किया गया। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के मुख्य पीठ नई दिल्ली में, जबकि 4 अन्य पीठ जो है भोपाल, पुणे, कोलकाता, चेन्नई में है। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण देश में पर्यावरण से संबंधित जो है आपका मामलों के लिए उत्तरदायी है। अगला है आपका अनुच्छेद 21 का क। देखिए 6 से 14 वर्ष की आयु समस्त बच्चों को ऐसे ढंग से जैसा कि राज्य विधि द्वारा अवधारित करे निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करेगा। 66वां संविधान संशोधन 2002। अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। अगर किसी भी व्यक्ति के मनमाने ढंग से हिरासत में ले लिया गया हो तो उन्हें 3 प्रकार का स्वतंत्रता का प्रदान किया गया है। हिरासत में लेने का कारण बताना होगा, 24 घंटे के अंदर आने जाने के समय को छोड़ करके जो है उसे दंड अधिकारी के समक्ष जो है पेश किया जाएगा, और उसे अपने पसंद के वकील से जो है सलाह लेने का अधिकार होगा। निवारक निरोध। देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 के खंड 3, 4, 5 तथा 6 में तत्संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है। निवारक निरोध कानून के अंतर्गत किसी व्यक्ति को अपराध करने के पूर्व ही गिरफ्तार किया जाता है। निवारक निरोध का उद्देश्य व्यक्ति को अपराध के लिए दंड देना नहीं, वरन उसे अपराध करने से रोकना है। वस्तुतः यह निवारक निरोध राज्य की सुरक्षा, लोक व्यवस्था बनाए रखने या भारत की सुरक्षा संबंधित कारणों से ही हो सकता है। जब किसी व्यक्ति को निवारक निरोध की किसी विधि के अधीन गिरफ्तार किया जाता है तब सरकार के ऐसे व्यक्ति को केवल 3 महीने तक जो है अभिरक्षा में निरुद्ध कर सकती है। यदि गिरफ्तार व्यक्ति की 3 माह से अधिक समय के लिए निरुद्ध करना होता तो उसके लिए जो है सलाहकार बोर्ड का जो है प्रतिवेदन प्राप्त करना पड़ता है। चलिए आगे देखेंगे अगला हमारा क्या है। देखिए अगला है कि इस प्रकार निरुद्ध व्यक्ति को यथाशीघ्र निरोध के आधार पर सूचित किया जाएगा, किंतु जिन तथ्यों को निरस्त करना लोकहित के विरुद्ध समझा जाएगा उन्हें प्रकट करना आवश्यक नहीं है। निरुद्ध व्यक्ति को निरोध आदेश के विरुद्ध जो है अध्यादेश करने के लिए जो है शीघ्र जो है अवश्य दिया जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कुछ आपका अधिनियम दिया गया है जो कि आपको पढ़ना क्या है, 12 से 35 अनुच्छेद पढ़ना है, तो इसको आप छोड़ते हैं क्योंकि अनुच्छेद हमको जो है फोकस करना है, क्योंकि क्वेश्चन आपका जो है अनुच्छेद से ही बनेगा। तो देखिए शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात करते हैं अनुच्छेद 23। तो इसमें देखेंगे तो मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध। इसके द्वारा जो है किसी व्यक्ति की खरीद बिक्री, बेगारी तथा इसी प्रकार का अन्य जबरदस्ती लिया हुआ श्रम निषिद्ध ठहराया गया, जिसका उल्लंघन जो है विधि के अनुसार दंडनीय अपराध है। जरूरत पड़ने पर राष्ट्रीय सेवा करने के लिए जो है बाध्य किया जा सकता है। अनुच्छेद 24 बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। देखिए 14 वर्ष से कम आयु वाले किसी बच्चों को कारखानों,
खानों या अन्य किसी जोखिम भरे काम पर नियुक्त नहीं किया जा सकता है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25। देखिए, अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। तो कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है और उसका प्रचार प्रसार कर सकता है। अनुच्छेद 26। धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। व्यक्ति को अपने धर्म के लिए संस्थाओं की स्थापना व पोषण करने विधि, समस्त संपत्ति के अर्जन, स्वामित्व व प्रशासन का अधिकार है। 27 की बात करते हैं तो राज्य किसी भी व्यक्ति को ऐसे कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता जिसकी आय किसी विशेष धर्म अथवा धार्मिक संप्रदाय की उन्नति या पोषण के व्यय करने के लिए व्यय करने के लिए विशेष रूप से निश्चित जो है कर दिया गया है। अनुच्छेद 28 की बात करते हैं तो राज्य विधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दिया जाएगा। ऐसे शिक्षा संस्थान अपने विद्यार्थियों को किसी धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने या किसी धर्मापदेश को बलात् सुनने हेतु जो है बाध्य नहीं कर सकते हैं। अब आते हैं संस्कृति एवं शिक्षा संबंधित अधिकार। देखिए, थोड़ा सा यहाँ पर धुंधला बहुत ज़्यादा हो गया है, बट कोशिश करेंगे कि आपको सही पढ़ के सुनाएं। देखिए, अनुच्छेद 29 की बात करते हैं तो अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रख सकता है और केवल भाषा, जाति, धर्म और संस्कृति के आधार पर उसे किसी भी सरकारी शैक्षिक संस्था में जो है प्रवेश करने से नहीं रोका जाएगा। नोट: वर्तमान में 6 समुदाय मुस्लिम, पारसी, ईसाई, सिख, बौद्ध एवं जैन को अल्पसंख्यक वर्ग का जो है दर्जा प्रदान किया गया है। अल्पसंख्यक समुदाय के विकास को सामुचित आधार प्रदान करने के लिए 2005 में तत्कालीन केंद्र सरकार के द्वारा जो है प्रधानमंत्री का 15 सूत्री जो है कार्यक्रम प्रारंभ जो है किया गया है। अनुच्छेद 30 की बात करते हैं शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी पसंद का शैक्षिक संस्था चला सकता है और सरकार उसे जो है अनुदान देने में किसी भी तरह का जो है भेदभाव नहीं करेगा। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। देखिए, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है, याद रखिएगा। अनुच्छेद 32 की बात करते हैं, इसके अंतर्गत मौलिक अधिकारों को परिवर्तनीय कराने के लिए समुचित कार्यवाहियों द्वारा उच्चतम न्यायालय में आवेदन करने का अधिकार प्रदान किया गया है। इस संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय को 5 प्रकार के समावेश यानी रिट निकालने की शक्ति प्रदान किया गया है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध लेख, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हर एक बारे में आपका दिया गया है। बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है, परमादेश क्या है और क्या बोलते हैं प्रतिषेध लेख क्या है, उत्प्रेषण क्या है, अधिकार परीक्षा, ये सब तो आपको पता है, बट एक बार आप इसको जो है वीडियो रोक करके आप आराम से इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, इससे क्या है कि लंबा वीडियो बन जाएगा, तो हम मेन पॉइंट पे आएंगे। जैसे मौलिक अधिकार में संशोधन। देखिए, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य की बात करते हैं 1967 में निर्णय से पूर्व दिए गए निर्णयों में यह निर्धारित किया गया है कि संविधान के किसी भी भाग में जो संशोधन किया जा सकता है जिसके अनुच्छेद 368 ये मूल अधिकार को जो है शामिल किया गया था। ठीक है, तो चलिए आगे देखेंगे। अगला हमारा है, तो दोस्तों ये सब देखेंगे तो आपका कुछ संविधान संशोधन से संबंधित, जैसे आप देखेंगे तो सर्वोच्च न्यायालय ने गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 में देखिए निर्णय में अनुच्छेद 368 में निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से मूल अधिकारों में संशोधन का रोक लगा दिया, अर्थात संसद मूल अधिकारों में संशोधन जो है नहीं कर सकती है। 24वां संविधान संशोधन 1971 द्वारा जो अनुच्छेद 13 और 368 में जो संशोधन किया गया तथा यह निर्धारित किया गया कि अनुच्छेद 368 में दी गई प्रक्रिया द्वारा जो है मूल अधिकारों में जो संशोधन है किया जा सकता है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद के निर्णय में इस प्रकार के संशोधन को विधि मान्यता प्रदान किया गया है, अर्थात गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के निर्णय को निरस्त कर दिया गया है। 42वां संविधान संशोधन 1976 अनुच्छेद 368 में खंड 4 और 5 जोड़े गए तथा यह व्यवस्था किया गया है कि इस प्रकार किए गए जो संशोधन है इसकी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता है। मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980 में के निर्णय द्वारा जो है यह निर्धारित किया गया था कि संविधान के आधारभूत लक्षणों की रक्षा करने का अधिकार न्यायालय को है और न्यायालय इस आधार पर किसी भी संशोधन का जो है पुनर्लोकन कर सकता है। इसके द्वारा जो है 42वां संविधान संशोधन द्वारा जो है व्यवस्था को है समाप्त कर दिया गया। तो ये आपका टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। तो चलिए आगे हम देखते हैं। देखिए अगला हमारा देखेंगे तो आपका 17वां है ना पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 देखना है और ये जो आपका टॉपिक है स्पीडी का करंट अफेयर्स हम इसको देखेंगे। देखिए दोस्तों जो टॉपिक हमको मिल रहा है हम पूरा करवा रहे हैं
और जैसे मॉडर्न हिस्ट्री का देखिए टॉपिक बहुत सारा खोजे हम, नहीं मिला हमको, उसको छोड़ दिए हैं। बट जो हमको टॉपिक मिल रहा है जैसे सब मिल गया है, बाकी इसको हम देखते हैं। जैसे जो इसका आयोजन है आपका फ्रांस में हुआ है और ये आपका 28 अगस्त से लेकर के 7 सितंबर के बीच में। आदर्श वाक्य की बात करते हैं तो गेम वाइड ओपन हो जाएगा, और शुभंकर की बात करते हैं तो फ्रीजियन टोपी होगा। उद्घाटन की बात करते हैं तो प्लेस डे ला कॉनकॉर्ड स्टेडियम। समापन की बात करते हैं तो स्टेट डी फ्रांस स्टेडियम हो जाएगा। मुख्य खेल की बात करते हैं तो 22 और अन्य इवेंट्स जो है 549 हो जाएगा। भारतीय एथलीटों की संख्या की बात करते हैं 84 हो जाएगा। उद्घाटन समारोह में भारत के जो ध्वजवाहक थे आपके सुमित अंतिल एवं भाग्यश्री जाधव, ठीक है। समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक की बात करते हैं हरविंदर सिंह एवं प्रीतिपाल। भारत के सेफ डी मिशन की बात करते हैं सत्यप्रकाश सांगवान। भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक की बात करते हैं तो अवनी लेखरा। पैरा ओलंपिक में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली जो है पहली महिला जो है आपके अवनी लेखरा ही है। कुछ पदक तालिका दिया गया जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए रैंक देश स्वर्ण, रजत, कांस्य और टोटल। जैसे पहला की बात करते हैं चीन है 94 स्वर्ण, 74 रजत, 49 कांस्य और 217 जो है आपका कुल हो जाएगा। दूसरा नंबर पे आपका ब्रिटेन है 47 आपका जो है स्वर्ण है, 42 आपका जो है रजत हो जाएगा और 31 जो है आपका कांस्य हो जाएगा। 120 आपका जो है टोटल है। तीसरे पे आपका अमेरिका आता है 36 आपका स्वर्ण है, 41 आपको हो जाएगा रजत और 26 आपको हो जाएगा कांस्य। टोटल आप देखेंगे तो 103। भारत का स्थान जो है पैरा ओलंपिक में 18 नंबर पे आता है और 7 आपका स्वर्ण है, 9 आपका रजत है और 13 आपका जो है कांस्य। कुल आपकी बात करते हैं तो 29 है। तो ये रहा आपका पैरा ओलंपिक का टॉपिक, मैंने इसको भी समाप्त कर दिया है। अब देखेंगे हम क्वेश्चन बैंक का पेज बाय पेज देखेंगे। नेक्स्ट है कि आकाश में सबसे निचले स्तर का बादल कौन सा है। तो देखिए ये आपको हो जाएगा स्तरीय मेघ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है बी सही आंसर होगा। अब इसको समझ लेते हैं अच्छे तरीके से। देखिए ये धरातल के निकट कुहरे के समान बादल, इनमें कई परतें पाई जाती हैं। इनका निर्माण प्रायः 2 विपरीत स्वभाव वाले वायु राशियों के मिलने से होता है। ये मेघ पृथ्वी के सतह से बहुत कम ऊंचाई पर विस्तृत होते हैं। सामान्यतः ये आकाश में पूरी तरह जो है छाए रहते हैं और विश्व मौसम विज्ञान संगठन सहित कई प्रमुख संस्थाओं ने औसत ऊंचाई के आधार पर बादलों को 3 मुख्य वर्गों में बांटा है। जैसे यहाँ पर देखिए लिखा गया है पक्षाभ मेघ, जैसे सबसे अधिक ऊंचाई पर सफेद रेशम की भांति कोमल व बिखरे मेघ होते हैं। ये हिमकणों के बने होते हैं, इसलिए इनमें वर्षा नहीं होती है। ये मेघ चक्रवात के सूचक होते हैं। पक्षाभ स्तरीय मेघ, देखिए इस मेघ के कारण जो है सूर्य एवं चंद्रमा के चारों ओर प्रभा मंडल का निर्माण होता है। ये मेघ दूधिया चादर की भांति जो है फैले होते हैं। अगला है पक्षाभ कपासी मेघ। यह सफ़ेद रंग के छोटे छोटे गोलों की भांति दिखाई पड़ते हैं। इन बादलों को मैकरेल स्काई भी कहते हैं, मैकरेल स्काई। अगला है कि पी के थुंगन समिति किससे संबंधित है। तो ये आपको हो जाएगा स्थानीय स्वशासन से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है ए सही आंसर होगा। 1988 में संसद की सलाहकार समिति की एक उप समिति पी के थुंगन की अध्यक्षता में राजनीतिक और प्रशासनिक ढांचे की जांच करने के उद्देश्य से गठित किया गया है। इस समिति ने पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए सुझाव दिया था। इस समिति ने निम्न सुझाव भी दिए थे, जैसे अनुशंसाएं दिया था, जैसे पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। गांव, प्रखंड तथा जिला स्तरों पर त्रिस्तरीय पंचायती राज जो है होनी चाहिए। और तीसरा देखेंगे तो पंचायती राज संस्थाओं का 5 वर्ष का निश्चित कार्यकाल होनी चाहिए। पंचायती राज पर केंद्रित विषयों की एक विस्तृत सूची तैयार करनी चाहिए तथा उसे संविधान में समाहित करना चाहिए। जिला परिषद का मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी जिले का कलेक्टर होगा। पंचायती राज के तीनों स्तरों पर जनसंख्या के हिसाब से आरक्षण होनी चाहिए। महिलाओं के लिए भी आरक्षण होनी चाहिए। एक संस्था के सुपर सत्र की अधिकतम अवधि 6 माह होनी चाहिए। कुछ और आगे देखेंगे, जैसे भारतीय संविधान में केंद्र राज्य संबंधों से जुड़े प्रावधान से भाग 11 में दिए गए हैं। इस भाग में 2 अध्याय हैं। जैसे पहले अध्याय में केंद्र एवं राज्यों की विधायी शक्ति, जैसे अनुच्छेद 245 से लेकर के 255 तक बताए गए हैं। दूसरे अध्याय में देखेंगे तो प्रशासनिक या कार्यकारी संबंधों, जैसे अनुच्छेद 256 से लेकर के 63 का उल्लेख किया गया है। ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में शिक्षा का विकास, देखिए शिक्षा पद्धति वुड्स डिस्पेस हंटर आयोग द्वारा आदि द्वारा जो है समय समय भारत में शिक्षा के तत्कालिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विभिन्न आयोगों का गठन किया गया तथा विभिन्न शिक्षा नीति जो है लागू हुआ। चुनाव सुधार 1990 में वी
वीपी सिंह के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार ने तत्कालीन कानून मंत्री दिनेश गोस्वामी की अध्यक्षता में चुनाव सुधार समिति का गठन किया गया। यह समिति ने अपनी रिपोर्ट 1990 में पेश किया था। अगला है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की पहली महिला महानिदेशक जो है कौन बनी है? तो ये बनी है दोस्तों नीना सिंह बनी है, ऑप्शन नंबर डी। सुमन कुमारी पाकिस्तान में सिविल जज के रूप में नियुक्त होने वाली हिंदू महिला बनी है, पहली हिंदू महिला। और बात करेंगे कि गीता राणा लद्दाख में सेना की पहली महिला जो है अफसर बनी है। शिवांगी की बात करते हैं, शिवांगी सिंह भारत की पहली महिला फाइटर पायलट बनी है। शिवांगी जोशी नौसेना की पहली महिला जो है पायलट बनी है। अगला है कि रितु बाहरी उत्तराखंड हाईकोर्ट की पहली महिला जो है मुख्य न्यायाधीश बनी है। अक्षता कृष्णमूर्ति मंगल ग्रह पर रोवर संचालित करने वाली पहली महिला यानी पहली जो है भारतीय नागरिक बनी है। आगे हमारा क्वेश्चन है वायुमंडल में ऑक्सीजन का पुनर्चक्रण किस विधि के द्वारा होता है? तो ये आपको हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन नंबर बी। देखिए ऑक्सीजन जिससे ऑक्सीजन का निर्माण स्थलीय परिस्थितिकीय तंत्र के स्वपोषी हरे पौधे तथा सागरीय परितंत्र के पाद प्लवनक है ना, पाद प्लवक द्वारा जो है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा दोस्तों ये आपका किया जाता है या फिर किया होता है। अगला प्रश्न है कि स्थानीय स्वशासन के प्रतिनिधि को चुनाव लड़ने की न्यूनतम उम्र कितनी है? देखिए न्यूनतम की बात करते हैं तो 21 वर्ष होता है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। भारत में पंचायती राज शब्द का अभिप्राय ग्रामीण स्थानीय स्वशासन पद्धति से है। गांव और जिला स्तर के शासन को स्थानीय शासन कहते हैं तथा इसका आशय ऐसे शासन से है जिसमें राजनीतिक शक्ति का विस्तार आम आदमी के हाथों तक हो, जिससे वे अपनी स्थानीय समस्याओं का निराकरण स्वयं कर सके, वो प्रशासन में निराकरण भूमिका जो है अदा कर सके। अगला हमारा है देखिए सूची 1 को जो है सूची 2 में मिलान करके बताना है, ठीक है। तो चलिए इसको मिलाते हैं। ऑप्शन नंबर देखिए बी होगा। माई प्रेसिडेंशियल ईयर्स की बात करते हैं तो ये आपको जाएगा आर वेंकटरमन। माई कंट्री माई लाइफ की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा लाल कृष्ण आडवाणी। द इनसाइडर जो है दोस्तों ये आपको हो जाएगा पी.वी. नरसिम्हा राव। और डायनामिक्स ऑफ एन ओपन सोसाइटी दोस्तों ये आपको हो जाएगा तीसरा में हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी। तो ऑप्शन नंबर जो है बी सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। कुछ और दिया गया है जैसे बात करेंगे हम कि अवार्ड ऑफ लव सोशल हारमोनी जो है आपके नरेंद्र मोदी। और हेड्स एंड टेल्स जो है मेनका गांधी। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट जो है कपिल देव। मदर टेरेसा की बात करते हैं तो नवीन चावला। और डॉलर बहू जो है आपके सुधा मूर्ति। मोदी शेपिंग ए ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स जो है विदेश मंत्री एस शंकर प्रसाद। अम्बेडकर ए लाइफ की बात करते हैं शशि थरूर। द कॉन्सिपिरेंसी है दो कॉन्सिपिरेंसी जो है आपका गोटवाया राजपक्षे होगा। विक्ट्री सिटी की बात करते हैं तो सलमान रुश्दी जो है आपका सही दिया गया है। आगे प्रश्न है किस सिंधु सभ्यता स्थल से 2 कमरे का बैरक मिला है? तो इसका आंसर हो जाएगा हड़प्पा, ऑप्शन नंबर जो है सी होगा। देखिए हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित मांटगोमरी जिले में रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। हड़प्पा के टीले या फिर ध्वंस क्या लिखा गया ध्वंसावशेषों के विषय में सर्वप्रथम जानकारी 1826 में चार्ल्स मैनर्स ने दिया था। 1921 में दयाराम साहनी ने इसका सर्वेक्षण जो है किया और 1923 में इसका नियमित उत्खनन जो है प्रारंभ किया या फिर आरंभ किया। हड़प्पा से प्राप्त 2 टीलों में जैसे पूर्वी टीले को नगर टीला तथा पश्चिमी टीले को जो है दुर्ग टीला के नाम से दोस्तों आपका संबोधित किया गया है। हड़प्पा से 6 की 2 पंक्तियों में निर्मित कुल 12 कक्षों वाले एक अन्नागार का अवशेष जो है प्राप्त हुआ है। आगे हमारा है जैसे सूची 1 को जो है सूची 2 मिलान करके बताना है। तो चलिए इसको हम यहाँ पर डायरेक्ट मिला लेते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो दिया गया जो आपका राज्य सूची है दोस्तों ये आपका हो जाएगा राज्यपाल, उसके राज्य हो जाएगा। संघ की बात करते हैं प्रधानमंत्री। ग्राम पंचायत की बात करते हैं सरपंच। और नगर निगम जो है आपका महापौर हो जाएगा। कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट दिया गया है जैसे संविधान के भाग 4 की बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए आपका भाग आपका 6 है। अनुच्छेद 152 से 237 में राज्य का प्रावधान किया गया है फिर दिया गया है जैसे कार्यपालिका, राज्य का विधानमंडल, राज्यपाल की विधायी शक्ति, राज्यों के उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय हो जाएगा। अगला है कि संविधान के भाग 5 52 से 151 केंद्र संघ जैसे कार्यपालिका, संसद, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ, संघ की न्यायपालिका, भारत का नियंत्रक, महालेखा परीक्षक। ग्राम पंचायत की बात करें देखिए भारतीय संविधान के अनुसार भाग 9 में अनुच्छेद 243 से लेकर के 243 9
पंचायतों के बारे में दोस्तों दिया गया है, याद रखिएगा। आगे हमारा है कि भारतीय संविधान के स्थानीय स्वशासन को नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 40 के तहत शामिल किया गया है। अनुच्छेद 40 में यह प्रावधान किया गया है कि राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करने के लिए कदम उठाएगा और यहाँ पर देखिए तो उनको ऐसी है ना, उनको जो है ऐसी शक्ति और प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए जो है आवश्यक है। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है दोस्तों? इसका ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, यानी महान्यायवादी होता है। देखिए संविधान के अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी के पद की व्यवस्था किया गया है। महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है तथा वे उसके प्रसाद प्रयत्न पद जो है धारण करता है। महान्यायवादी को भारत के राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है। महान्यायवादी को सहायता देने के लिए एक सॉलिसिटर जनरल तथा 2 अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल भी नियुक्त किए जाते हैं। महान्यायवादी बनने के लिए वही अर्हताएं होनी चाहिए जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए होती हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि पोर्ट लुइस किस देश की राजधानी है? तो ये आपका है मॉरिशस का ऑप्शन नंबर बी। देखिए मॉरिशस अफ्रीकी महाद्वीप के अंतर्गत अफ्रीका के मुख्य भूमि दक्षिण पूर्वी दिशा में हिंद महासागर में स्थित एक द्वीपीय राष्ट्र है। यहाँ की अधिकांश आबादी जो है मॉरिशस क्रियोल भाषा बोलती है। मॉरिशस का संसद का नाम की बात करते हैं नेशनल असेंबली और मुद्रा जो है आपका मॉरिशियाई रुपया है। अगला क्वेश्चन आपका देखिए मैथ का दिया गया है। तो दोस्तों आप सभी को बता दें, देखिए बिहार एसआई का जो है टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में आपका टारगेट ग्रुप बनाया गया है। उसमें आपका डेली बेसिस पे जो है आपका सेट चलता है। अगर आपको ज्वाइन होना है, सेट बनाना है तो आप हमसे ज्वाइन हो सकते हैं। ये रहा व्हाट्सएप नंबर, आप लिख लीजिए 8756546533। आप इस पर जो है बिहार एसआई लिख करके मैसेज कर दीजिए। ये आपका 54 लिखा गया है ना, 54 है। तो आप इसको जो है बिहार से लिख करके मैसेज कर दीजिए, आपको जो है प्रॉपर जानकारी मिल जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है? ये भी आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है। ये आपका मेंस का पेपर है तो आपको यहाँ पर मैथ प्लस रीजनिंग आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो ये सब जो है हम स्किप करेंगे और हम ओनली जीके जीएस पे पूरा फोकस करेंगे। बोला कि कौन सा ग्रंथ जो है तमिल व्याकरण है? तमिल व्याकरण है तो ये आपको हो जाएगा तोल्कापियम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इस ग्रंथ से हिंदू धर्म शास्त्रों में वर्णित विवाह के 8 प्रकार जैसे ब्राह्मण, देव, आर्ष, प्रजापत्य, असुर, गंधर्व, राक्षस तथा पैशाच का उल्लेख मिलता है। यह ग्रंथ प्राचीन संगम वंश यानी चोल, चेर एवं पांड्य से संबंधित है। अगला है कि संगम साहित्य का संग्रह जो है लगभग 300 ईसा पूर्व से लेकर के 300 ईस्वी तक तमिलों द्वारा जो है विविध सामाजिक पृष्ठभूमि में किया गया है। अन्य संगम साहित्य निम्नलिखित, जैसे पुस्तक की बात करते हैं और लेखक शिल्पाधिकारम की बात करते हैं तो इलांगो अडिगल, और मणिमेखले की बात करते हैं तो शीत लेसनार होगा, और जीव है ना चिंतामणि, जीवक चिंतामणि की बात करते हैं तो आपका तिरुत्क देवर हो जाएगा, ठीक है। और जो आपका तिरुकुरल जो है दोस्तों ये आपका तिरुवल्लुवार हो जाएगा, और इरामा और तारम जो है आपका ये आपका कंबन हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वाकाटक राजवंश के बाद किस राजवंश ने दक्षिण भारत में शासन किया था? तो ये आपको हो जाएगा चालुक्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। देखिए वाकाटक राजवंश 3री शताब्दी ईसा पूर्व से 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक दक्षिणापथ में शासन करने वाले समस्त राजवंशों में वाकाटक वंश सर्वाधिक सम्मानित तथा सुसंस्कृत था। बादामी के चालुक्य ईसा के 6ठी शताब्दी के मध्य से लेकर 8वीं शताब्दी के मध्य तक दक्षिणा पक्ष पर जो है चालुक्य वंश की जो है शाखा का आधिपत्य रहा था। अगला हमारा है कि अशोक के टोपरा अभिलेख किसके लिए जो है यानी किसने जो है सर्वप्रथम खोजा था? अशोक के टोपरा अभिलेख, तो ये आपको जगह फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी सही होगा। देखिए फिरोज शाह तुगलक जब टोपरा कला यानी गुजरात के गिरनार की पहाड़ियों में शिकार के लिए आया तब उसकी नज़र जो है इस स्तंभ पर पड़ी थी। पहले वो इसे तोड़ना चाहता था लेकिन बाद में इसे जो है अपने साथ दिल्ली ले जाने का मन बनाया। इस बात का वर्णन जो है इतिहासकार श्यामे सिराज ने तारकी फिरोजशाही में किया था। अशोक के शिलालेख की खोज जो है 1750 ईस्वी में पोर्ट्रेटरी पैंथेलर ने किया था। अशोक के अभिलेख पढ़ने में पहले
सबसे पहली सफलता जो है 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप को हुआ था, जेम्स प्रिंसेप को। और देखिए अशोक के सभी अभिलेखों का विषय जो है प्रशासनिक था, जबकि रुमिंदेई अभिलेख का विषय जो है आर्थिक था। कैप्टन हॉकिंस इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एक राजनीतिक था, राजनयिक था, और यह मुगल शासक जहांगीर के समय में 1608 ईस्वी में जो है मुगल दरबार में आया था। आगे हमारा क्वेश्चन है कि प्रथम यानी सर्वप्रथम कृषि का साक्ष्य किस स्थल से प्राप्त हुआ है? तो ये आपका हुआ है मेहरगढ़ से, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। आगे देख लेते हैं, जैसे यहाँ से 7000 ईसा पूर्व के गेहूं के साक्ष्य मिले हैं, जबकि प्राचीनतम चावल के साक्ष्य जो है, साक्ष्य वाला स्थल जो है आपका कोल्डिहमा यानी इलाहाबाद जिला उत्तर प्रदेश में। नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित लहुरा देव, यहाँ से 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व के बीच के चावल के जो है साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कृषि का आविष्कार जो है आपका पाषाण काल में हुआ है। मुख्य नवपाषाण कालीन की बात करते हैं, जैसे बेलन घाटी उत्तर प्रदेश, रेनीगुंटा जो है आंध्र प्रदेश, सोहन घाटी जो है मध्य प्रदेश, सिंहभूम जो है आपका झारखंड। नवपाषाण कालीन स्थल बुर्जहोम एवं गफर कराल जम्मू कश्मीर से अनेक गर्तावास मृदभांड आदि प्राप्त हुए हैं। बुर्जहोम से विशिष्ट आयताकार कुल्हाड़ी एवं कुत्ते का अपने मालिक के साथ दफनाए जाने का जो है साक्ष्य प्राप्त हुआ है। अगला है कि रेहला पुस्तक जो है किसके द्वारा आपका लिखा गया? तो रेहला की बात करते हैं तो ये आपका इब्न बतूता हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इब्न बतूता जो है आपका मोरक्को यानी अफ्रीका का रहने वाला था, जो लगभग 1333 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। सुल्तान ने उसे जो है दिल्ली का काजी नियुक्त किया था एवं 1342 ईस्वी में सुल्तान ने उसे जो है अपना राजदूत बनाकर चीन भेजा था। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में विस्तृत जानकारी जो है किताबुल रेहला में वर्णित है। रेहला में तत्कालीन डाक व्यवस्था का विस्तृत जो है आपका विवरण उपलब्ध है। अन्य महत्वपूर्ण सल्तनतकालीन पुस्तक की बात करते हैं, जैसे लज्जत ए सिकंदरी जो है आपका, यह पुस्तक संगीत से संबंधित, जिसकी रचना जो है सिकंदर लोदी के शासनकाल में हुआ है। तबकात ए नसरी की बात करते हैं तो यह मिनहाज उस सिराज की रचना है, और इस पुस्तक में मोहम्मद गौरी से लेकर नसरुद्दीन महमूद तक के इतिहास का वर्णन है। यह पुस्तक जो है मुख्य रूप से इलवरी वंश यानी गुलाम वंश के अंतिम शासक नसरुद्दीन महमूद से संबंधित है। आगे हमारा है निम्नलिखित स्वतंत्रता संघर्ष के घटनाओं पर जो है विचार कीजिए। देख लेते हैं क्या है इसका क्रम। देखिए इसका क्रम की बात करते हैं तो वैसे आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। देखिए अगस्त प्रस्ताव की बात करते हैं तो 8 अगस्त 1940 होगा। व्यक्तिगत सत्याग्रह की बात करते हैं 17 अक्टूबर 1940 होगा। क्रिप्स मिशन जो है आपका मार्च 1942 होगा। भारत छोड़ो आंदोलन जो है आपका हो जाएगा 8 अगस्त 1942। अब इसको थोड़ा डिस्कशन के अनुसार देखते हैं। जैसे अगस्त प्रस्ताव की बात करते हैं, लॉर्ड लिथगो ने द्वितीय विश्व युद्ध में कांग्रेस का सहयोग प्राप्त करने के लिए उनके समक्ष एक प्रस्ताव रखा, जिसे अगस्त प्रस्ताव का नाम दिया गया, जिसमें जो है कांग्रेस द्वारा अंतरिम सरकार गठन करने की मांग को खारिज कर दिया गया। कांग्रेस के द्वारा अगस्त प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया तथा पाकिस्तान की मांग स्पष्ट रूप से स्वीकार न किए जाने के कारण जो है मुस्लिम लीग ने भी इस प्रस्ताव को जो है अस्वीकार कर दिया। व्यक्तिगत सत्याग्रह, कांग्रेस ने अगस्त प्रस्ताव के विरोध में तथा द्वितीय विश्व युद्ध में अपने आप को अलग सिद्ध करने के व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ किया। यह विचारधारा गांधी जी की थी। व्यक्तिगत सत्याग्रह पवनार आश्रम यानी महाराष्ट्र से आरंभ किया गया था। 17 अक्टूबर 1940 को विनोबा भावे पहले जो है बाद में जवाहरलाल नेहरू दूसरे की बात करते हैं तो ब्रह्मदत्त तीसरे सत्याग्रही बने। इस आंदोलन को जो है दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा जाता है। अब क्रिप्स मिशन की बात कर लेते हैं। ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल द्वारा जो है 11 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन की घोषणा किया गया। 23 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन जो है एकल प्रतिनिधि पहुंच गया। क्रिप्स मिशन में भारत के लिए अधोलिखित प्रावधान, जैसे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यथाशीघ्र भारत को स्वशासन अर्थात डोमिनियन स्टेट का अधिकार दिया जाएगा। पृथक पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार करते हुए उनके सदस्यों की संतुष्टि हेतु यह आश्वासन दिया गया कि जो प्रांत इससे असहमत वे पूर्ववत या फिर पूर्णतः स्वतंत्र रहना चाहते हैं तो वे रह सकते हैं। अगला है भारतीय संविधान सभा तथा ब्रिटिश सरकार के मध्य अल्पसंख्यकों के हितों को लेकर समझौता होगा। वायसराय की एक नई कार्यकारी परिषद का गठन किया जाएगा, जिसमें भारतीय जनता के प्रमुख वर्गों के
प्रतिनिधि शामिल होंगे। क्रिप्स की भारतीय नेताओं से बातचीत असफल हो गई क्योंकि इसमें जो है पूर्व स्वाधीनता की जगह जो है डोमिनियन स्टेट भारतीय सभा में जो है रियासतों के शासकों द्वारा जो है नामांकित लोगों की मौजूदगी तथा भारत के संभावित विभाजन पर जो है कड़ी आपत्ति थी। अगला है कि भारतीय सेना द्वारा महिला सशक्तिकरण के लिए दो महिला स्पोर्ट्स कंपनी की शुरुआत कहां पर किया गया था? तो ये आपका महू और पुणे हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। देखिए 8 मार्च 2024 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर भारतीय सेना ने 2 आर्मी गर्ल्स स्पोर्ट्स कंपनियों के गठन की घोषणा किया। महू में आर्मी मार्क्समैनशिप यूनिट और पुणे में आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट है। ज्योति शर्मा भारतीय सेना की पहली महिला जज बनी है। शिवांगी जोशी नौसेना की पहली महिला जो है पायलट बनी है। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है? देखिए मिशन दिव्य शास्त्र का संबंध किस मिसाइल रक्षा प्रणाली से है? तो ऑप्शन नंबर अग्नि 5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा। देखिए पीएम मोदी ने अग्नि 5 मिसाइल को मिशन दिव्य शास्त्र नाम दिया है। अग्नि 5 मिसाइल अग्नि श्रृंखला की सबसे लंबी दूरी की मिसाइल है जिसकी मारक क्षमता जो है 5000 किलोमीटर से अधिक है। और इसका आंसर हम देख लेते हैं। जैसे देखिए बोला कि मुंडेश्वरी महोत्सव बिहार के किस जिला में जो है मनाया जाता है? तो आपको जो कैमूर यानी भभुआ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी होगा। मुंडेश्वरी मंदिर जो है बिहार कैमूर जिला के रामगढ़ गांव में पनवरा पहाड़ी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई लगभग 600 फीट है। जैसे खोंगजोम दिवस जो है मणिपुर, नागी पक्षी महोत्सव जो है बिहार, तावी महोत्सव जो है जम्मू कश्मीर, पर्पल उत्सव जो है आपका अमृत उद्यान, और केला उत्सव की बात करते हैं तो बुरहानपुर मध्य प्रदेश, गणगौर उत्सव जो है राजस्थान, और चपचारकूट त्यौहार जो है मिजोरम, 11वां अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव जो है चंडीगढ़ होगा, काला घोड़ा कला महोत्सव जो है मुंबई, थाई पूसम त्यौहार जो है तमिलनाडु, गंगा सागर मेला 2024 जो है तथा पश्चिम बंगाल मथुआ धर्म महामेला जो है आप याद रखिएगा। निम्नलिखित में जैव निम्नकरणीय पदार्थ कौन सा है? ये आपका ऑप्शन नंबर डी 2 और 4 हो जाएगा। यानी देखिए पॉलीथीन डिटर्जेंट ब्लीचिंग पाउडर होगा और प्लास्टिक पॉलीथीन डीडीटी हो जाएगा। तो आप इसको याद रखिएगा। देखिए जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ जैसे ऐसा पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित नहीं हो पाते हैं, अर्थात इस श्रेणी के पदार्थ सरल उत्पादों में नहीं परिवर्तित होते हैं, जैसे पॉलीथीन डिटर्जेंट ब्लीचिंग पाउडर प्लास्टिक डीडीटी और लिखा गया है पीड़कनाशी जहरीली भारी धातुओं जैसे सीसा पारा आर्सेनिक कैडमियम रेडियो सक्रिय तत्व रासायनिक यौगिक इत्यादि। यह पदार्थ कणीय तरल अथवा गैसीय हो सकते हैं जो खाद्य श्रृंखला में प्रवेश कर जीवों को हानि पहुंचा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है किसी लोकतंत्र प्रणाली में संसदीय कार्यपालिका से क्या अभिप्राय है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऐसे कार्यपालिका जो संसद के बहुमत के समर्थन पर निर्भर हो। ऑप्शन नंबर डी होगा। देखिए सरकार की संसदीय व्यवस्था वह व्यवस्था थी जिसमें कार्यपालिका अपनी नीतियों एवं कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। दूसरी ओर सरकार के राष्ट्रपति शासन व्यवस्था में कार्यपालिका अपनी नीतियों एवं कार्यों के लिए विधायिका के प्रति जो है उत्तरदायी नहीं होती हैं और यह संवैधानिक रूप से अपनी कार्यकाल के मामले जो है विधायिका से जो है स्वतंत्र होती हैं। भारत के संसदीय व्यवस्था में राष्ट्रपति नामांकन को कार्यपालिका तथा प्रधानमंत्री तथा उसका मंत्रिमंडल जो है वास्तविक कार्यपालिका है। अगला प्रश्न है देखिए सूची 1 को जो है सूची 2 में मिलान करके बताना है। चलिए इसको मिलाते हैं। ऑप्शन नंबर देखिए डी सही होगा, यानी लिखा गया है प्रतिरोधी है ना। प्रतिरोधी जो है ये आपका दोस्तों हो जाएगा कटा फटा और घाव साफ करने में। प्रतिजैविक की बात करते हैं तो इसका आंसर देखिए आपका हो जाएगा जीवाणु के विकास को रोकना। रोगाणुनाशक की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा नाला नल आदि साफ करने में। पीड़ाहारी जो है दोस्तों ये आपको हो जाएगा दर्द निवारक दवा के रूप में। थोड़ा सा इसका डिस्कशन देख लेते हैं। जैसे यहाँ प्रतिरोधी जो है वे औषधियाँ जो सूक्ष्म जीवों को मारने या उनकी वृद्धि को रोकने में सहायक होती है। इसका उपयोग रक्त को दूषित होने से रोकने व घाव को भरने में सहायक होती है। महत्वपूर्ण एंटीसेप्टिक औषधियाँ निम्न जैसे
पोटेशियम परमैंगनेट, आयोडोफार्म और मर्क्यूरोक्रोम, हेक्सा, क्लोरोफिल, आयोडीन इत्यादि। प्रतिजैविक, इसे जीवित कोशिकाओं से प्राप्त या फिर निर्मित किया जाता है। इनको जो है बनाने में मोल्डस है ना, मोल्डस कवक आदि का प्रयोग किया जाता है। प्रतिजैविक सूक्ष्मजीवों की जीवन को बाधित और वृद्धि को रोकती है। प्रथम प्रतिजैविक पेनिसिलिन की खोज जो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1929 में किया था, 1929 में।